गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ पद्मा सिंह और एक बार अगेन आपका पोल पाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और इन प्रश्नों में वही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ को देखते हुए आपका आंसर जो है लिया जाएगा। यानी कि आप कंडीशन यहाँ पर ये है कि आप आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर के साथ करेंगे, क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे और फिर जो पर्सन सबसे पहले आंसर सही आंसर और सबसे पहले देगा एक्यूरेसी के साथ, तो उसी का नाम मैं मेंशन करूँगी और बाद में विनर कौन है, किसने सबसे ज़्यादा सही आंसर किए हैं, तो वो भी घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों पे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है पहला सटीक आंसर जो है वही मैं लेती हूँ। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई, वहाँ से आप अवेल कर लें। आपके कोर्स वीडियोस जो हैं टीजीटी पीजी के संबंधित सारे वीडियोस लगे हुए हैं, तो वहाँ से आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं नोट्स बना करके। और बाकी प्रैक्टिस हो रही और वीडियोस मेरी जाती रहती हैं। एक 9 बजे लोक प्रशासन पर वीडियो जा रहा है, तो वहाँ वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जहाँ भी लोक प्रशासन टॉपिक आता है उन सभी के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस साथ में मैं संविधान का भी कुछ पार्ट दे रही थी जो कि बीच में रुक गया था, अभी वो भी मैं शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे संविधान में पूरा कर देना है जल्दी ही। तो ये सारी क्लासेस आप लेते रहिए, प्लस प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए। और आप हमें जो है पोल पाथ पे यानी कि टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि पोल पाथ के नाम से बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिंक भी दिया गया है, उससे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। @ नहीं लगाना है, ओनली पोल पाथ से सर्च करेंगे तो आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों में से यथार्थवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घरेलू राजनीति के समान ही होती है। बी ऑप्शन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमूल सुधार के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखती है। सी कह रहा है एक राष्ट्र का खुद का हित नैतिकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि डी ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग से ज़्यादा टकराव है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कौन कौन से सही हैं यथार्थवाद के संदर्भ में? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, सी एंड डी 3 सही हो रहे हैं और बी, सी, डी यानी कि आपका ये थर्ड नंबर का ये जो है राइट हो रहा है। यहाँ पर बी, सी, डी ये तीनों ही सही हैं और पहला जो है नहीं सही है। चलिए देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 जो है बी, सी, डी सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? 1965 में दिया गया था या 1977 में या 2001 में या 2012 में? तो यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है 2001 में। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। सभी आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर पक्का मेंशन करेंगे और मेरे आंसर करने से पहले आप सभी के आंसर आ जाने चाहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यूएन से संबंधित है। यूएनओ के 1945 में स्थापना के समय कितने सदस्य थे? 45 थे, 48 थे, 51 थे या 54 थे? तो उस समय देखो इसमें 51 सदस्य देश थे, क्योंकि पोलैंड ने जल्दी ही इसको ज्वाइन कर लिया था। तो जो पोलैंड था वो 51 यानी कि 51वां देश था। और तो इस तरह तो टोटल मिलाकर के 51 संस्थापक सदस्य देश जो है बन जाते हैं। और भारत ने इसको जो है 30 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन किया था, जबकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर मतलब ये अस्तित्व में आता है कब? 24 अक्टूबर 1945 से ये लागू हो जाता है इसका चार्टर। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट हुए। आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियन, यानी कि एशियन का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउदर्न ईस्टर्न एशियन नेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? तो जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है यानी कि ऑप्शन ए ये इसका जो है राइट नेम है। एशियन का जो है फुल नाम क्या है? यही है। और आज के टाइम पे जो है इसकी 10 कंट्रीज़ हैं, यानी कि इसमें 10 कंट्रीज़ जो है सम्मिलित हो चुके हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो है
5 कंट्रीज़ मिल करके इसकी स्थापना की थी। उस समय 5 थी, अभी 10 हो गई हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण समिट में किनके बीच में संवाद होता है? गुटनिरपेक्ष देशों के बीच में, गरीब और अमीर देशों के बीच में, साम्यवादी और गैर साम्यवादी देशों के बीच में, या उत्तर और दक्षिण देशों के बीच में? किनके बीच में जो है संवाद होता है? तो ये उत्तर दक्षिण संवाद जो है फेमस है। इसमें क्या है, उत्तर और दक्षिण देशों के बीच में संवाद होता है। इसमें यही बातें होती हैं कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच जो ये गरीबी अमीरी का कॉन्सेप्ट है, क्या है, दक्षिण के देश जो है बहुत गरीब हैं, उत्तर के देश जो है बहुत अमीर हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हर चीज़ में देखने को मिलते हैं। चाहे वो ऊर्जा उत्सर्जन से संबंधित बातें हों, चाहे विकास से संबंधित बातें हों, कोई भी बातें हों, चाहे उनके शोषण से संबंधित बातें हों, और या मार्केट वगैरह से, और उनके रिसोर्सेज, इन सभी को लेकर के इनके बीच में जो उत्तर दक्षिण समिट में किसके बीच संवाद होता है? तो उत्तर और दक्षिणी देश, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं और दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, इनके बीच में मतलब आप कह सकते हैं खाई है बहुत बड़ी। इनके जीवन स्तर में हर चीज़ में अंतर बहुत है। दक्षिण के देश गरीब हैं, उत्तर के बहुत अमीर हैं, तो ये इन्हीं के बीच में जो है संवाद होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT का उद्देश्य क्या है? एड्स रोग के फैलाव की जांच करना, या न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव की जांच करना, या गैर न्यूक्लियर देशों को न्यूक्लियर उपलब्ध कराना, या अमानक किताबों और शोध पेपर्स को प्रकाशित होने से रोकना। तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव की जांच करना। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि बिना प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण के औपनिवेशिक शोषण को क्या कहते हैं? जो औपनिवेशिक शोषण है, पहले क्या होता था, प्रत्यक्ष जो है उस देश पे सत्ता कायम कर लेते थे जो भी देश होते थे, और उनका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करते थे सारी चीज़ों का। लेकिन अभी क्या है, बिना प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण के औपनिवेशिक शोषण को क्या कहते हैं? पोस्ट डिपेंडेंसी कहते हैं, या नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं, या फिर कॉलोनियलिज्म कहते हैं, या फिर मर्केंटिलिज्म कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा आपका, नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं इसे। ये क्या है कि बिना प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण के इनका जो है काफ़ी यहाँ पर दबदबा रहता है, काफ़ी नियंत्रण रहता है। जो जैसे MNCs वगैरह हैं, इनके थ्रू पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इनका नियंत्रण होता है एक प्रकार से। तो नियो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद क्रिटिकल थ्योरी ऑफ IR, यानी कि निम्न में से कौन सा विचारक क्रिटिकल थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है? तो मैक्स हर्खाइवर हैं, थियोडोर W एडोर्नो हैं, या EH कार्स हैं, या हैंस जे मैर्गनथाउ हैं। तो कौन है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन भी आपके पास दिया गया है, तो AB ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है AB, दूसरा है ABC, तीसरा है BC, चौथा है ABD। तो यहाँ पर जो मैक्स हर्खाइवर और थियोडोर अडोर्नो, ये जो हैं दो हैं किससे संबंधित? जो क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित यही दोनों हैं। तो यहाँ पर A and B ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है राइट हो जाएगा, A and B। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन MDG गोल नहीं है? यानी कि 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा MDG गोल नहीं है वो आपको बताना है। निम्न पहला क्या है कि भुखमरी मिटाना, B है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जबकि C कह रहा है कि लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, जबकि D है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये MDG का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये क्या है कि इसके तीनों ये A, B एवं C, ये तीनों ही इसके जो हैं गोल्स हैं। बट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग जो है ये इसका दायित्व नहीं है, ये इसका गोल नहीं है, ये जो है यूनो का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? इमैनुअल वॉलस्टीन जुड़े हैं, या मैक्स हरखाइबर हैं, या थियोडोर वी अडॉर्नो है, या E.H. कार्स हैं? तो कौन जो जुड़ा हुआ है? तो इससे जुड़े हुए विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है इससे जुड़े हैं इमैनुअल वॉलस्टीन जो है जुड़े हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जबकि मैक्स हरखाइबर और अडॉर्नो, थियोडोर डब्ल्यू अडॉर्नो, ये किससे संबंधित है? अभी हमने बात की है कि ये जो क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं, ये दोनों किसके? क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं, क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विल्सनियन इज्म का मुख्य तत्व नहीं है? कैपिटलिज्म, ग्लोबल कोऑपरेशन, कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो जो विल्सन थे इन्होंने क्या किया था कि 14 सूत्रों यानी कि 14 सूत्री सिद्धांत दिए थे। उनमें से इनका क्या है, कैपिटलिज्म पर भी बात की थी, ग्लोबल कोऑपरेशन पे भी बात की थी और डेमोक्रेसी पर भी बात की थी, बट इन्होंने कम्युनिज्म पे कोई बात नहीं की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यही इसका तत्व नहीं है जो इनके 14 सूत्री सिद्धांत थे, किसके? विल्सन के। तो जो ये कम्युनिज्म नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से कौन एशियन का सदस्य देश नहीं है? मॉरिशस नहीं है, लाओस नहीं है, कंबोडिया नहीं है, फिलीपींस नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है और इसका आंसर ए, मॉरिशस ये नहीं है, बाकी जो है सभी हैं एशियन के सदस्य। आसियान दिया हुआ है, आसियान के सदस्य सभी हैं मॉरिशस को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखेंगे। सर्वराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया था? 20 अक्टूबर 1945 को, या 24 अक्टूबर 1945 को, या 26 जून 1945 को, या 10 दिसंबर 1948 को। तो यहाँ मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार करने की बात हो रही है, तो ये स्वीकार किया गया था 10 दिसंबर 1948 को जो है स्वीकार किया गया था। और यहाँ पर जो है क्योंकि ये 10 दिसंबर को अपनाया गया था, तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पुटअप हो सकता है। और यदि हम देखें कि 24 अक्टूबर 1945 इसमें क्या होता है? इसमें स्थापना होती है किसकी? यूएनओ की, यानी कि अस्तित्व में आ जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और 30 अक्टूबर 1945 को भारत ज्वाइन कर लेता है और उसके कुछ महीनों बाद जो है पोलैंड आकर के ज्वाइन कर लेता है। वहाँ उस समय सरकार में उथल पुथल मची होती, इसलिए नहीं ज्वाइन करता। जैसे सरकार उसकी बनती है फिर आकर के ज्वाइन कर लेता है। क्वेश्चन जो है 14 क्या कह रहा है कि दिए गए संगठनों में से कौन से संगठन को 1957 में एटम्स फॉर पीस के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, ग्रीन पीस, या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो दिए गए संगठनों में से कौन से संगठन को 1957 में एटम्स फॉर पीस के लिए स्थापित किया गया था? तो एटम्स फॉर पीस के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यूएनओ चार्टर से संबंधित है और यहाँ पर बताया गया, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। क्या है? यूएनओ चार्टर के संबंध में कौन सा सही आपको ढूंढना है। ये क्या है? 26 जून 1945 को यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। एक प्रस्तावना 19 भाग और 111 अनुच्छेद से मिलकर बना है और भाग 2 सदस्यता से संबंधित है। और जबकि ऑप्शन डी चौथा, या कह लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं पहला, दूसरा और तीसरा और फिर ये चौथा। तो चौथा क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 27 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो 26 जून को हस्ताक्षर हुए थे चार्टर पर, तो ये सही है। और 19 भाग 111 अनुच्छेद से मिलकर बना, ये भी सही है। भाग 2 सदस्यता से संबंधित है, ये भी सही है। तो 3 यहाँ पर ऑप्शन गिवन सेंटेंस
स्टेटमेंट जो है सही है, जबकि चौथा गलत है, क्योंकि जो 27 है ये 27 जो ये सुरक्षा काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी वोटिंग से संबंधित है, ना कि इससे संबंधित है, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है चौथा गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। तो ए, बी एवं सी, यानी कि पहला आंसर आपका जो है सही हो जाएगा, ए, बी एवं सी, ये आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण से किनका जीवन स्तर बढ़ा है, यानी किनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और जीवन स्तर ऊंचा उठा है, सभी लोगों का या विकासशील देशों के लोगों का या विकसित देशों के लोगों का या किसी का भी नहीं। तो जो वैश्वीकरण है इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है विकसित देशों के लोगों को मिला है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को लाभ मिला है और सबसे ज़्यादा इन्हीं का जो है जीवन स्तर बढ़ा है वैश्वीकरण के कारण। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाता है। देखेंगे क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि यूएन के कानूनी मानवाधिकारों में किस प्रकार के मानवाधिकार हनन को शामिल नहीं किया गया है। तो ये सभी मानवाधिकार हनन से संबंधित हैं, लेकिन यूएन में यानी कि यूएनओ में कौन सा शामिल नहीं किया गया है। रेसिज्म यानी कि जो है नस्लवाद, और ये क्या है सेक्सिज्म, और ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डिसेबल और होमोफोबिया। ये 4 ऑप्शन जो है आपके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो होमोफोबिया है इसी को शामिल नहीं किया गया, बाकी की उपर्युक्त 3 यानी कि ए, बी, सी शामिल हैं। और होमोफोबिया क्या होता है, इसमें जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं यानी कि जो गे वगैरह होते हैं, इनके अधिकारों की बात जो है इसमें नहीं की गई है। और इस पर आजकल जो है काफ़ी बहस हो रही है, काफ़ी इसमें मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि इनके भी अधिकारों को जो है सिक्योर किया जाना चाहिए। तो जो होमोफोबिया है इसी को सम्मिलित नहीं किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 है ये, और ये कह रहा है कि G20 के संबंध में कौन सा कथन सही है। G20 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को सही दिशा देना है। ऑप्शन बी कह रहा है कि G20 गुटनिरपेक्ष देशों का समूह है। सी कह रहा है कि G20 के लिए G20 के नेता किंग सलमान होंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है भारत G20 का सदस्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं ABC, ABD, ABCD और AD। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है कौन सा सही हो जाएगा, ये इसका तीसरा यानी कि ABCD। यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट हैं ये चारों ही सही हैं, तो ये सभी जो हैं सही हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि एजेंडा 21 क्या है। सेक्रेटरी जनरल की सुरक्षा परिषद को दी गई रिपोर्ट है, या फिर रियो अर्थ समिट का पत्र है, या फिर विकासशील देशों की मांगों का चार्टर है, या फिर 21वीं सदी की शुरुआत में भारत का आधुनिकता का कार्यक्रम है। तो जो एजेंडा 21 है ये क्या है, रियो अर्थ समिट का पत्र है। इसमें जो है 21 एजेंडा के बारे में बात की गई है, तो ये उसी से संबंधित है। और ये पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसमें की जाती है कि कैसे कैसे कौन कौन से उपाय, कौन कौन से जो है तरीके लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की ओर बढ़ सकते हैं हम। तो ये इसी को एजेंडा 21 कहा जाता है, और रियो अर्थ समिट के अंतर्गत जो है इसको दिया गया था। आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और मिलते हैं कुछ कल और प्रश्नों के साथ। जितने भी लोग जुड़े हैं तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।